ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट का जो इकोसिस्टम है वो किस प्रकार से सिस्टमैटिक वे में जवान को प्रमोट कर रहा है। जो तथाकथित फैक्ट चेकर वगैरह है वो भी फिल्म के बारे में ट्वीट वगैरह कर रहे हैं। और यही नहीं, कल जवान रिलीज़ होने के बाद में अभिसार शर्मा हो या तो जो बैनर्जी देशभक्त वगैरह, अब क्या कहें उनको, वामपंथी पत्रकार या जो कुछ भी आप कहिए, उन्होंने भी जवान का रिव्यू अपलोड किया है और उन्हें चरम सुख की प्राप्ति हुई है फिल्म देखकर। अभिसार शर्मा ने तो अपने थंबनेल पर क्या लिखा है देखिए, ब्लॉकबस्टर जवान के जरिए शाहरुख का बीजेपी सरकार को कड़ा संदेश। और इन वीडियोस के नीचे के कमेंट्स, कुल मिलाकर फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है पूरे कमेंट सेक्शन में, हम देख सकते हैं। अब देखिए, बिल्कुल हर किसी को बोलने का अधिकार है और बोलना ही चाहिए। फिल्मों की फिलॉसफी हो, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, फिल्मों की थियरी हो, इस पर तो खुलकर चर्चा होनी चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है पता है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ? प्रॉब्लम ये है कि जो ये लेफ्ट का इकोसिस्टम है वो अपनी हमेशा से उन्होंने दशकों से एक मोनोपोली बना करके रखी है कि फिल्मों की फिलॉसफी हो, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, फिल्मों की थियरी हो, इस पर केवल और केवल हमें चर्चा करने का अधिकार है। हम जैसा चाहे वैसा ही फिल्म को एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, उससे अलग हटकर कोई एक शब्द भी नहीं बोल सकता। हम किसी फिल्म को कह दे कि भाई इसमें चीयर लीडिंग जंगुइज्म है, तो हाँ उसको चीयर लीडिंग जंगुइज्म ही तुम्हें कहना पड़ेगा। हम किसी फिल्म को कह दे कि इसमें हाइपर टॉक्सिक नेशनलिज्म है, तो हाँ तुम सबको उसको हाइपर टॉक्सिक नेशनलिज्म ही कहना पड़ेगा। हम किसी फिल्म को देखकर पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटने लग जाए, तो हाँ तुमको वैसे ही उस फिल्म को देखना होगा। किसी फिल्म में रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा प्रमोट किया गया हो, सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट किया गया हो, कोई वोक एक्टिविज्म हो वगैरह, जो कुछ भी है, इन सबको हमेशा से ही जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है, इनके जो पपेट क्रिटिक्स है, वे बिल्कुल उनकी फिलॉसफी, पॉलिटिकल जो कुछ भी उनकी थियरी है उसके बारे में डिटेल में हमेशा से चर्चा करते आए हैं। पर प्रॉब्लम क्या है पता है, ये दूसरा कोई विचार इनसे अलग हटकर सभ्य भाषा में भी कोई अपने अगर विचार रखता है तो ये इकोसिस्टम लेफ्ट का उसे लिंच करते हैं, सोशल मीडिया पर लिंच करेंगे, बलात्कार की धमकियां देंगे, डेथ थ्रेट्स देंगे, उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे, उसकी आवाज दबाने का प्रयास करेंगे। और यही वो लेफ्ट का इकोसिस्टम है जो बड़ी बड़ी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बातें करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें करता है। पर दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटॉलरेंट, दुनिया में सबसे ज़्यादा असहिष्णु अगर कोई है तो वो यही लिबरल्स है, तथाकथित वोक्स, लेफ्ट का इकोसिस्टम। और ये केवल भारत की बात नहीं, आप पूरे विश्व भर में देख लीजिए, ये जो वामपंथी है, कम्युनिस्ट है, वोक्स है, ये भीड़ तंत्र में ही विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं होता। ये चाहे जिस फिल्म की फिलॉसफी पर चर्चा करेंगे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर चर्चा करेंगे, फिर ऐसे थंबनेल पर लिखेंगे ब्लॉकबस्टर जवान के जरिए शाहरुख का बीजेपी सरकार को कड़ा संदेश। मतलब इनको अधिकार है फिल्म की फिलॉसफी पर चर्चा करने का, फिल्म के एक एक सीन को एक्सप्लेन करने का, कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करने का, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन करने का, इनको केवल वो अधिकार है। दूसरा कोई एक शब्द भी नहीं बोल सकता, उनसे अलग हटकर कोई अपना विचार नहीं रख सकता। ये इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है, ये बौद्धिक आतंकवाद है जो वामपंथी दशकों से स्प्रेड करते आए हैं कि दूसरा कोई विचार सामने नहीं आना चाहिए। आज आप देख लीजिए पूरे यूट्यूब पर छोड़िए, पूरे सोशल मीडिया पर एक हमारा चैनल छोड़कर किसी ने भी जवान में जो लाल आतंकवाद का महिमा मंडन हम देख रहे हैं, सेलिब्रेशन देख रहे हैं जो रेड टेररिज्म का, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। हमारे एनएचजी, उनका सेंसर बोर्ड ने नाम बदलने के लिए कह दिया तो वो एन के बीच की डंडी उन्होंने हटा दी है, तो आईआईएचजी अभी दिख रहा है, पर टीजर में हमने देखा था एनएचजी नाम था। हमारे एनएचजी के कमांडो पर जेल की महिला कैदी अपराधी चारों तरफ से गोलीबारी कर रही है। एनएचजी कमांडोज बचने का प्रयास कर रहे हैं। एक एनएचजी कमांडो को अर्धनग्न करके बाहर भेजा जा रहा है। और इन सब बातों को झूठे तथ्य बताकर, जो जैसा कि मैंने कहा हमारे जवान की मूवी रिव्यू में भी, कि शायद इसके जो को राइटर और डायरेक्टर है एटली, जो इससे पहले भी तथ्यहीन बातें करके प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने का आरोप जिन पर लगा हुआ है, जैसे कि सिंगापुर में 7% टैक्स है, भारत में 28% जीएसटी है, जबकि पूरे देश को पता है जब वैट था तो वो 13.5 से 14.5% था। जीएसटी आने के बाद में जितनी भी मूलभूत जीवनावश्यक वस्तुएं हैं उन पर 5 से 6% केवल टैक्स है। आज होटल में भी हम खाना खाने जाते हैं तो 5% टैक्स है, जीएसटी और सीजीएसटी दोनों को मिलाकर। पहले यही वैट में 13.5 से 14% था। तो आज जीवनावश्यक वस्तुएं उनके सब पर
5 से 6% टैक्स है। जो लग्जरियस आइटम्स हैं उन पर 28% टैक्स है। जो मर्सिडीज़ वगैरह की जिनकी बातें ये फिल्म में करके जो भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, झूठा ढोंग कर रहे हैं किसानों के प्रति प्रेम दिखाने का, वो भी झूठे तथ्य बताकर, जैसे कि केजरीवाल के स्पीचेस जैसे इन्होंने सुन लिए हो, अदानी अंबानी उद्योगपतियों के नाम से छाती कूटना, और बैंक के द्वारा किसी लोन को अगर एनपीए घोषित कर दिया जाता है तो उसको कर्ज माफी बताकर जो भ्रांति स्प्रेड करने का ये फिल्म प्रयास करती है, उससे इनकी बौद्धिक स्थिति का पता चलता है। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि हंसी आती है इनकी बुद्धि को देखकर, तरस आता है, सच में दया आती है। तो कुल मिलाकर ऐसी तथ्यहीन बातें करके फिर फिल्म के एंडिंग में एनएसजी कमांडोज पर हमला, उनको अर्धनग्न करना, लिटरली पहले तो केवल जो जंगलों में नक्सली होते थे उनको ये वामपंथी सेलिब्रेट करते थे, नक्सलियों को क्रांतिकारी बताते थे। 2010 में जब दंतेवाड़ा में हमारे वीर जवानों पर नक्सलियों का हमला हुआ था, 76 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। इन्हीं वामपंथियों ने उसे सेलिब्रेट किया था, जेएनयू में जश्न मनाया गया था, उस पर चक्रव्यूह जैसी फिल्म बनाकर उसको जस्टिफाई किया गया था। ना केवल जस्टिफाई किया गया था, लिटरली उसको ग्लोरीफाई किया गया था। नक्सलियों के कैंप्स जो बलात्कार के अड्डे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, पूर्व नक्सली शोभा मंडी, उन्होंने अपनी आत्मकथा में ये बात लिखी है कि ये जो नक्सलियों के जो कैंप होते हैं ना, ये बलात्कार, रेप, वाइफ स्वैपिंग, इन सब बातों के अड्डे हैं, सभी के सभी नक्सली कैंप्स, और उनको ये इकोसिस्टम क्रांतिकारियों के अड्डों के रूप में प्रेजेंट करता है। हमारे वीर जवान जो वीर गति को प्राप्त होते हैं उसको ये सेलिब्रेट करता है, जस्टिफाई करता है। तो पहले तो जंगलों में जो नक्सली है उनको ये सेलिब्रेट करते थे, पर अभी तो शहरी नक्सलियों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। वो तो हम यही, एनएसजी कमांडोज पर हमला हो रहा है, जेल के कैदी अपराधी वो चारों तरफ से हमला कर रहे हैं, वो एनएसजी कमांडोज बच रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं शील्ड से। तो ये लाल आतंक का जस्टिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन नहीं है तो क्या है? कुल मिलाकर ये सारी बातें फिल्म में दिखाई गई, पर कहीं पर किसी को इसमें कोई एक लाइन भी चर्चा करने जैसी नहीं लगी कि लाल आतंकवाद का महिमा मंडन क्यों किया गया है। और दूसरी तरफ जो वामपंथी है, लेफ्टिस्ट है, वो खुलकर फिल्म की फिलॉसफी पर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर चर्चा कर रहे हैं, वो भी तथ्यहीन बातें करके, बेसलेस, बिना सरपैर की बातें करके। बीजेपी सरकार को क्या कड़ा संदेश, कौन से फैक्ट्स बताए हैं, कौन से तथ्य बताए हैं? फिल्म में जो कुछ भी किसानों को लेकर इन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल करने का प्रयास किया है, जिस एक्टर की बेटी, शाहरुख खान की बेटी की न्यूज़ हमने सुनी ना, जो कुछ 13 करोड़ के करीब की लैंड खुद को किसान बताकर एग्रीकल्चरल लैंड परचेस की, ये इनका किसानों के प्रति प्रेम है। जवान के लिए शाहरुख खान की जो फी है वो 100 करोड़ बताई जा रही है, और इनके जो कुछ क्या कहे बॉट्स या जो कुछ भी, जिनको ये अपने आप को फैंस कहते हैं, ये नीचे आकर बताते हैं कि शाहरुख खान खुद प्रोड्यूसर है, वो 100 करोड़ कैसे लेगा भाई? ये जाकर फिर आप पूछो ना इस बॉलीवुड के इकोसिस्टम से कि खुद प्रोड्यूसर है तो क्यों ये 100 करोड़ रुपए फी लेने की बातें ये स्प्रेड करवाते हैं? हाँ, इसमें कोई इनकम टैक्स को लेकर बाद में कुछ अपने अकाउंट बुक में लिखवाने के लिए बातें स्प्रेड करते हैं, क्या कारण है? यही हमने OMG 2 के समय भी देखा ना, कि पहले तो उसका बजट 150 करोड़ बताया जा रहा था, जबकि क्लियरली दिख रहा है जो घटिया वो फिल्म है 20-25 करोड़ से ज़्यादा का उसका बजट नहीं होगा। क्या था उस फिल्म में? कोर्ट रूम ड्रामा, एक कोर्ट रूम में कैमरा लगाकर शूट करने को आपको 150 करोड़ रुपए लग गए। तो पहले तो 150 करोड़ बजट बताया जा रहा था, जबकि अक्षय कुमार खुद उसका को प्रोड्यूसर है। बाद में फिर अचानक से फिल्म रिलीज़ होने के कुछ दिनों, 6-7 दिनों के बाद में दिखाई दिया कि भाई लोगों का तो कुछ सपोर्ट मिल नहीं रहा। तो फिर अचानक से एक दिन शायद डायरेक्टर की नींद खुल गई और मीडिया के सामने आकर बता दिया कि नहीं, अक्षय कुमार ने तो 1 रुपया भी फी नहीं ली है। तो ये बात पहले नहीं सूझी थी क्या? और जैसे ही वो न्यूज़ सामने निकल कर आती है अक्षय कुमार ने फी नहीं ली, उसके तुरंत कुछ ही 1-2 घंटे के अंदर जहाँ पर 150 करोड़ बजट लिखा हुआ था विकिपीडिया आदि पर, वहाँ पर 50 करोड़ हो गया। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं बजट में, मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ सरकार से भी, गवर्नमेंट से भी, कि इसमें ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना। ये बजट कुछ भी मन में आया, किसी का 700 करोड़ बजट, किसी का 600 करोड़ बजट, किसी का 400 करोड़ बजट, कुछ भी, और मन में आया तब बजट बदल भी जाता है। तो कुल मिलाकर एक तरफ तो 13 करोड़ की लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड खुद को किसान बता कर लेना एक्टर की बेटी के द्वारा, दूसरी तरफ इस प्रकार से 100 करोड़ रुपए फी लेने की बात है, और ये सोशलिज्म की बातें कर रहे हैं, ये किसानों के अधिकार की बातें कर रहे हैं। और उसके लिए तर्क क्या दिया है एटली ने फिल्म में, कि मर्सिडीज पर 8% इंटरेस्ट रेट लगता है और ट्रैक्टर पर 13% इंटरेस्ट रेट लगता है। आप इसी से इनकी बुद्धिक क्षमता, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर, या कुछ जो अपने एजेंडा को सूट करे ऐसी बातें केवल सामने रखकर
लोगोगों को भ्रमित करने का एक प्रकार से प्रयास, जो हमने मर्सल में भी देखा था। सिंगापुर में 7% टैक्स है और भारत में तो 28% वगैरह की जो बातें की गई थी, और हेल्थ सुविधा नहीं है भारत में। जबकि मैं तो हमेशा कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, पूरे विश्व में भारत जैसा कोई एक देश केवल दिखा दे जहाँ पर इतनी सोशल वेलफेयर स्कीम चलती हो, चाहे वो टॉयलेट बनाना हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में करोड़ों घर सरकार की तरफ से जो बनाए गए थे, जो सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती है, या फिर जो 1 रुपये में जीवन बीमा की बात हो, या हेल्थ इंश्योरेंस सरकार की तरफ से जो दिया जाता है, या फिर जो माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए भी अलग अलग सरकार के द्वारा जो इतनी सारी स्कीम्स चलती है, रिजर्वेशन आदि भी सरकार के द्वारा दिया जाता है। कितनी सारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स, करोड़ों करोड़ों लोगों को सरकार राशन फ्री में दे रही है। ये इतनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स पूरे विश्व में कहीं पर भी दूसरी जगह पर दिखाई नहीं देंगी, पर इनको कुछ भी लोगों को भ्रमित करना है। 28% जीएसटी लिया जाता है, और यहाँ पर भी बिल्कुल इसी प्रकार से किसानों के लिए जो इतनी सारी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे किसानों को ग्रीन हाउस बनाना हो, या सोलर पैनल बनाना हो, या ड्रिप लगाना हो, या फिर अपने ही खेत में शेड बनवाना हो, सरकार की तरफ से 80 से 90% तक सब्सिडी दी जाती है। किसानों का जो इनकम है वो टैक्स फ्री है। बिजली में भी सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलती है। इतनी सारी सरकारी योजनाएं, पर वो सब उनको हमें कहाँ बताना है? हमें तो लोगों को भ्रमित करना है ना। बैंक ने लोन को एनपीए घोषित किया, उसको कर्ज माफी बताकर उद्योगपतियों के नाम से छाती कूटनी है हमें। तो कुल मिलाकर इतनी सारी तथ्यहीन बेसलेस बातें बताकर फिल्म के एंडिंग में जो एनर्जी कमांडोज पर हमला हो, या फिर शाहरुख खान ईवीएम मशीन्स को सारे जब्त करके अपने पीछे उनका ढेर लगा देता है, और सामने बैठकर जो रोता हुआ चेहरा बनाकर कह रहा है कि वोट देते समय ध्यान देना, 5 रुपए का पेन लेते हो तो भी ध्यान देते हो वोट। मतलब ये पता नहीं चल रहा आपका ये सब बातें कहने का, दिखाने का क्या उद्देश्य है। और ठीक है, वामपंथी इस फिल्म को सेलिब्रेट करें, वो करेंगे ही। उनके एजेंडा को सूट करने वाली फिल्म है, मैं उनको बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा। बिल्कुल फिल्मों की फिलॉसफी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पर चर्चा होनी चाहिए। पर प्रॉब्लम यह है कि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आप क्यों नहीं सामने आने देना चाहते? क्यों उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? मैंने कल फिल्म की फिलॉसफी और थियरी पर चर्चा की, कल मेरे जवान की मूवी रिव्यू में, तो उसके नीचे ये पूरा इकोसिस्टम आकर बलात्कार की धमकियाँ देगा, डेथ थ्रेट्स देगा, और कहेगा कि फिल्म को फिल्म की तरह देखो। ये क्या रिलीजन और पॉलिटिक्स को बीच में घुसा रहे हो? भाई आर्ट एंड लिटरेचर कब पॉलिटिक्स से अलग हुआ, मुझे कोई बता दे। और फिल्म रिव्यू में तो सबसे महत्वपूर्ण केवल और केवल फिल्म की फिलॉसफी और फिल्म की थियरी पर ही चर्चा होती है। जो फिल्म इंस्टीट्यूट्स है वहां पर भी जो स्टडी मटेरियल है, सबसे ज्यादा फिल्म की फिलॉसफी पर ही फोकस होता है। और वहां पर तो ये वामपंथियों के जो कुछ प्रोपेगेंडा फिल्में हैं उसको स्टडी मटेरियल के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो फिल्म की फिलॉसफी तो सबसे महत्वपूर्ण है। ये कैरेक्टर्स, ये डायलॉग्स, ये कहानी कोई ऐसे आकाश से नहीं टपकती है। ये फिल्म के मेकर्स कई दिनों तक रात भर जग कर ही कैरेक्टर्स लिखते हैं। तो जो लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करते, फिल्म की फिलॉसफी पर चर्चा नहीं करते, वो उल्टा फिल्म मेकर्स का भद्दे तरीके से मजाक उड़ाते हैं। तो जो वामपंथी फिल्मों की फिलॉसफी पर चर्चा करते हैं, मैं तो मुझे कभी भी उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। कम से कम वो अपनी बुद्धि का उपयोग करके तो फिल्म को देख रहे हैं ना। पर प्रॉब्लम आती है जब आप इंटेलेक्चुअल टेररिज्म स्प्रेड करते हैं, आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को सामने नहीं आने देते। वो सबसे बड़ी समस्या है। इस बौद्धिक आतंकवाद से देश को मुक्त करना होगा। अमेरिका में आप देखिए, कोई फिल्म आती है तो 50 वहां पर नेशनलिस्ट यूट्यूबर्स है जो वोक एजेंडा को एक्सपोज करते हैं। पर भारत में आप देखिए, यहां पर नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले कोई क्रिएटर्स नहीं। कितनी दुख की बात है। हाँ, पॉलिटिकल चैनल्स है बहुत सारे, मैं उनका सम्मान करता हूं, पर आर्ट एंड लिटरेचर सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा युवाओं को इन्फ्लुएंस करता है। और ये लोग बिना सर पैर की, बिना तथ्यों की बातें बताकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इस पर बात करने वाले और बहुत सारे चैनल्स होने चाहिए, क्योंकि वामपंथी जो बौद्धिक आतंकवाद स्प्रेड कर रहे हैं ये देश के भविष्य के लिए सही नहीं है। इस बौद्धिक आतंकवाद से भारत को मुक्त करना ही होगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।